नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं आपके साथ। वेदर सेल ऑफ बिजनेस विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ एसेट कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी। इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ये बहुत अजीब सा लग रहा है। वेदर सेल ऑफ बिजनेस बिजनेस सेल करेंगे तो उसमें एसेट तो बिकेगा ही बिकेगा। तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट या विदाउट कंसिडरेशन लिख देते या कुछ और लिखना चाह रहे थे, आई डोंट नो। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं, वेदर सेल ऑफ बिजनेस कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी। इसको नहीं लिखते, इसको मैं एक बार मान के चल रहा हूं कि ये है नहीं, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, ठीक है। तो वेदर सेल ऑफ बिजनेस कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी, ऑब्वियसली यस। और स्पेशली सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 क्लॉज डी जो बिजनेस डिफाइन करता है वो लिखता है बिजनेस इंक्लूड सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस बंद कर रहे हैं इसीलिए पूरा बिजनेस आप बेच रहे हैं। Therefore, all the assets in the sale of business would be regarded as supply. तो ऑब्वियसली जो हम लोग ये कह रहा था कि ये कटेगा, तो क्योंकि यहाँ पर all the assets in the sale of business would be regarded as supply. Also, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ, एंट्री नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मेंशन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर एज सप्लाई ऑफ गुड्स। यही क्वेश्चन नंबर 8 में आया था। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिखलाता हूं, उन्होंने यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिख दिया था, जो मैंने कह रहा था गलत है। आइए दिखलाता हूं मैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेदर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वगैरह वगैरह लिखा हुआ था। The transfer of all business assets, including stock, to the newly formed entity by virtue of Schedule 2 of the CGST Act is deemed to be treated as supply of services। तो मैं यहाँ कर रहा था, नहीं नहीं ये गुड्स माना जाएगा, गुड्स। लेकिन हाँ, जब गोइंग कंसर्न के थ्रू हो, जहां पर स्टॉक प्लस लाइबिलिटी दोनों एक साथ जा रहा है एज ए ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न, तब सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोग कर रहे थे 21, वहां तो ठीक लिखा, यहां गड़बड़ हो गया। तो चलिए मेल कर देंगे उनको। हाउएवर, आगे पढ़ता हूं। इट मे बी नोटेड दैट सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ इट will not be liable to tax in the view of exemption note। और उन्होंने सर्विसेज लिख दिया, गोइंग कंसर्न इज अ सर्विसेज, लेकिन सिर्फ एसेट एसेट जाएगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो ये कहानी हो गई। ये सीरियल नंबर 2 है, वो तो हमने ऊपर पहले ही लिख दिया था, तो इन्होंने यहां ठीक लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 22, वेदर सेल ऑफ नॉन बिजनेस एसेट्स, बेसिकली वो कह रहा है कि पर्सनल एसेट्स, और पर्सनल एसेट्स है या बिजनेस एसेट्स है ये तो आपके बैलेंस शीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने मान लीजिए आप सैलरीड क्लास है, तो जितने भी आपके पास एसेट आप होल्ड कर रहे होंगे वो बिजनेस पर्सनल एसेट ही होंगे। तो वेदर सेल ऑफ नॉन बिजनेस एसेट्स लाइक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, पर्सनल मोटर व्हीकल, इमोल्ड प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा बाय पर्सन इज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैं दो तरह की बैलेंस शीट बनाऊंगा, एक पर्सनल एसेट वाली और एक बिजनेस एसेट्स वाली। अगर आप लोग नहीं बनाते तो बनाना जरूरी है। और अगर ये बाय पर्सन इज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, दूसरा है वुड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बी एप्लीकेबल फॉर सच सेल। तो ये तो नो ही हो जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई माना नहीं जाएगा, तो सेक्शन 22 की थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैं ज्वेलरी भले करोड़ों रुपए का बेच दूं, लेकिन वो मेरा पर्सनल एसेट है, इसलिए कोई टैक्स लायबिलिटी जीएसटी की नहीं आएगी। तो एक बार पढ़ देते हैं सेल ऑफ ज्वेलरी, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में भी जाएंगे हम लोग। एज पर प्रेस रिलीज सीबीआईसी, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बिकेगा तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। और ये सब हम लोग ये पढ़ते हैं, द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी क्वालिफाइड एज सप्लाई ओनली व्हेन he satisfies, now very important, he satisfies that the jewelry is a personal effect and form part of his individual balance sheet which can be distinguished from his business financial statement। तो ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत जरूरी है। और सेल ऑफ मोटर व्हीकल के लिए भी यही होगा, यही कंडीशंस होगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा भैया ये मोटर व्हीकल इज, आई एम होल्डिंग दैट मोटर व्हीकल एज ए माई पर्सनल एसेट। इसके बाद सेल ऑफ लैंड ना, अगर सिंपली सेल ऑफ लैंड है तो वो तो ऐसे ही सप्लाई नहीं है। तो बिसाइड्स द अबव डिस्कशन फॉर डिस्टिंग्विशिंग द बिजनेस एंड पर्सनल एसेट, वन शुड आल्सो कंसीडर एंट्री नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 3
of CGST Act, ये no supply है, where sale of land is treated neither as supply of goods nor supply of services. तो लैंड आपका पर्सनल एसेट हो या बिजनेस एसेट हो, इसको सप्लाई ही नहीं मानते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर आप लैंड के लिए, आपका पर्सनल लैंड है, उसके लिए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं, तो क्या वो सप्लाई है? तो हमने कहा था नहीं है, ये हमेशा पर्सनल, लेकिन उसको रिवर्स चार्ज में डाल दिया, इसलिए सप्लाई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 4 जहां पर हमने डिस्कस किया था। Question number 40. Mr. X is a chartered accountant, is holding registration certificate under GST. Now, if he sells his personal diamond, will he be liable to tax under GST? No. No. क्योंकि पर्सनल डायमंड है और उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, सर ये डायमंड जो है मेरा बिजनेस एसेट नहीं है। तो therefore activities which are not in the nature of business, whether done once or more, would not be considered as supply. Thus, sale of personal diamonds which is not in the nature of business shall not be subjected to GST. Also, it is equally important to study the facts of each case just to make sure that the activity of selling personal effects is not a business activity. तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अब मैं दोबारा आता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे, और ये 22 हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन 40 साथ साथ डिस्कस कर लिया, और यहाँ पर रेफर करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन 25। आइए, यस। Will sale of land by landowner after development of garden and small amenities be covered under the GST? What if the sale is commenced during development and after completion of development? Now, sale of land, चाहे उसको डेवलप करके बेचे या विदाउट डेवलपमेंट के लिए बेचे, इट इज नो सप्लाई और इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। तो वही लिखा हुआ भी है, अकॉर्डिंगली सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ एमिनिटीज, गार्डन ऑन द लैंड इज मियर वैल्यू एडिशन टू लैंड एंड द लैंड कंटिन्यूज टू बी लैंड आफ्टर द डेवलपमेंट। लेकिन इसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते हैं और फिर बेचते हैं तब तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री नंबर 5 है, शेड्यूल 3 का एंट्री नंबर 5, सेल ऑफ लैंड इज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, दिस सेल ऑफ बिल्डिंग इज सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, जहां पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये सबका भी है। तो इसको हम लोग एकदम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम बाद में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे इसको। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको भी जरूर से विजिट कीजिए। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, और इसमें क्लासेस, बुक्स, ई बुक्स, टैक्स एक्सेल में एक चीज़ मैं दिखलाता हूँ आपको, रूल 42, 43, ये बहुत बड़ा हॉट सेलिंग है हमारा, जहाँ पर आपको रूल 42, 43 में आपको सिर्फ डेटा एंट्री करना है और बाकी कैलकुलेशन ये शीट आपको खुद करेगा। 3B में डेटा ये खुद ले जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। प्लस आप ये जो ICI का GST PDF देख रहे हैं, इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर फॉर फ्री, जो हमने नोटिंग की है उस नोटिंग के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।